हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार कहीं जा रही होती है। फिर कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की हेडो कार चला रहा होता है। रिस्की युनवो के साथ बैठा होता है, उसके कंधे पे हाथ रखा होता है और हंसते हुए कहता है उस बास्टर्ड का डम्फाउंडेड फेस कितना फनी था। युनवो बस चुपचाप से बैठा हुआ होता है और फिर हेडो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आखिर काम कर ही गया। फिर रिस्की युनवो की तरफ देख के कहता है इस आदमी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। रिस्की की बात सुनकर के युनवो थोड़ा शर्मा जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लेता है। फिर युनवो के गले में रिस्की हाथ डालता है और कहता है क्या ऐसा नहीं था। और रिस्की को अपने इतने करीब देख करके युनवो थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है यस सर। और फिर रिस्की युनवो के सर पे पैट करता है और कहता है आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और युनवो शर्माते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तो ठीक से नाइफ चलाना भी नहीं आता। हम आज जीते हैं तो वो सब आपकी बदौलत है। और कहता है थैंक्स टू यू। और मन में कहता है मैं बस अपने भाई के लिए एक दिल लेना चाहता था, पर उस समय जब मैं दौड़ा तब मेरे दिमाग में बस एक ही बात था कि मुझे मिस्टर रिस्की को बचाना है। और ब्लश करते हुए अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है एनीवे, मैं अभी भी इस बात के लिए कॉन्शियस हूँ और ये बात मुझे पागल कर रहा है। मिस्टर रिस्की, आखिर आपने मुझे किस क्यों किया? हालांकि वो बहुत ही प्रोमिसिव पर्सन है, पर लेकिन किस? फिर रिस्की उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ लेते हुए कहता है आखिर क्या परेशानी है? जो कुछ भी अभी हुआ इसकी वजह से तुम परेशान हो युनवो? और फिर युनवो के हाथ को अपने पास लाता है, उसके फिंगर को लिक करता है और कहता है मैं बिल्कुल भी अच्छा किसर नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी फिंगर को शक करने लगता है। फिर उसके हाथ को अपने फेस पे रखते हुए कहता है पर कुछ रीजन की वजह से मैंने जो कुछ भी पहले किया वो सब मैं करना चाहता था। और कहता है क्या तुम्हारा सर अभी भी चकरा रहा है? और ऐसा कहते हुए उसके पूरे हाथ को लिक करने लगता है, जिससे कि युनवो को अजीब लगता है। वो कहता है ब्लश करते हुए मिस्टर रिस्की। और इस बार युनवो ही एकदम से उसको किस कर लेता है, जिससे कि रिस्की थोड़ा चौंक जाता है और रिस्की पीछे हटता है, जिसे देख करके युनवो कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही ऐसा कर दिया। और फिर रिस्की युनवो के फेस को एकदम से पकड़ लेता है और तभी हेडो कहता है बॉस हम पहुंच गए हैं। और रिस्की अपने कपड़े खोलते हुए कहता है हेडो से तुम पहले जाओ। और हेडो कहता है ठीक है। फिर रिस्की युनवो को बहुत ही डीपली किस करता है और फिर वह उसकी पूरी बॉडी में किस करता है। और रिस्की के ऐसा करने की वजह से युनवो अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है मेरा सर सच में चकरा रहा है। और फिर रिस्की युनवो से कहता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पर युनवो कुछ भी नहीं कहता और बस चुपचाप रहता है। फिर रिस्की युनवो के हाथ को अपने हाथ में लेता है और कहता है बाद में ये बहुत बड़ी बात होगी, बस मैं अभी ही तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए वे उसके साथ इंटीमेट होता है। इसी बीच युनवो को काफ़ी तकलीफ होती है, तब रिस्की उससे कहता है शांत रहो, गहरी गहरी सांसें लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर कहता है अपने मन में डैम इट, इसी वजह से मैं वर्जन को इग्नोर करता हूँ। और कहता है काम होने के बाद मैं इसे भी वैसे ही फेंक दूंगा जैसे बाकियों को फेंकता हूँ। और कहता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं आखिर इसके साथ इतना जेंटल क्यों हूँ। फिर युनवो खड़ा होता है और वो कहता है ये सीट बहुत गंदी हो गई है। रिस्की उसको पकड़ते हुए कहता है क्या तुम अभी भी इस कार के लिए वरीड हो? और कहता है तो हम इस कार को ही चेंज कर देंगे। फिर युनवो कहता है आप आखिर क्या कर रहे हैं? और रिस्की कहता है मैं लास्ट टाइम की तरह तुम्हें थ्रो नहीं करने वाला। और फिर युनवो कहता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, सब जने वहाँ पे खड़े होंगे, ये बहुत शर्मनाक है, प्लीज़ मुझे अपने कपड़े तो पहले पहनने दो और फिर मैं धीरे धीरे वॉक करके चला जाऊँगा। और रिस्की उससे कहता है क्या तुम ठीक से चल भी पाओगे? और फिर हमें दिखाया जाता है कि रिस्की युनवो को अपने कंधे में उठा के बाहर जा रहा होता है। और युनवो कहता है प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए। और रिस्की उससे कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ चोट लगे तो तुम बस ऐसे ही रहो। हेडो और दो लोग वहीं पे होते हैं और वो उनको ऐसे करते हुए देख रहे होते हैं। और फिर वो दो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं ये वही इंसान है जिसने कि बॉस से पहले हमला किया था, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उस इंसान की बात सुनकर के हेडो एकदम से उसके करीब आता है, उसके गर्दन पे हाथ रखता है और कहता है तुम अपने मुंह को जरा ध्यान से खोलो और आज क्या हुआ इस बात को याद रखना और कल डिफरेंट रहेगा। फिर सीन चेंज होता है और रिस्की के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फिर रिस्की और युनवो को दिखाया जाता है। युनवो लेटा होता है और रिस्की उसके पास में बैठा होता है। फिर युनवो जाग जाता है और वह रिस्की को अपने पास देख के शॉक हो जाता है। वो कहता है बैठते हुए चारों तरफ देखते हुए हम लोग कहाँ पर हैं? और रिस्की मुस्कुरा के उसको देख के कहता है ये मेरा घर है। और कहता है तुम्हें कुछ तो हुआ है, मैंने बस तुम्हें सोफे पे रखा और तुम सो गए, जाओ नहा लो, तुम डस्ट से पूरा कवर हो और मैं पहले ही नहा चुका हूँ जब तुम सो रहे थे।
रिस्की की बात सुनकर के यूनवो उठने की कोशिश करता है और उसके मुंह से चीख निकल जाते हुए कहता है, आह मेरी कमर। फिर अपने कमर पे हाथ रख के जैसे तैसे चलते हुए मन में कहता है, जैसे कि रिस्की ने पहले ही कहा था, सच में मेरा बैग ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सच में टूटने वाला है। और तभी रिस्की आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे देख करके यूनवो कहता है, मिस्टर रिस्की ये आप क्या कर रहे हैं? और रिस्की कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें चलने में तकलीफ होगी। ऐसा कहते हुए रिस्की उसे शावर के नीचे बैठा देता है और कहता है, यूनवो ये आप क्या कर रहे हैं? और रिस्की शावर चला देता है और यूनवो कहता है, मिस्टर रिस्की आपके कपड़े। शावर के नीचे बैठने की वजह से यूनवो के भी कपड़े भीग जाते हैं। और फिर रिस्की कहता है, आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी नहाने में भी मदद करूं? और ऐसा कहते हुए वे उसे नहलाने लगता है और रिस्की से मना करते हुए कहता है, मैं अपने ऐसे कर लूँगा। पर रिस्की उसकी बात नहीं मानता और वे उससे कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से नहला दूँगा। और उसकी बात सुनकर के यूनवो मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरा हार्ट बाहर निकल जाएगा। फिर रिस्की शावर को ऑन कर देता है और उसे टॉवल देते हुए कहता है, ये लो। और फिर उसे पोंछने लग जाता है खुद ही। फिर रिस्की उसको अपने गोद में उठा के लेके जाते हुए कहता है, मैं अब अपने आप को रोक नहीं सकता। और फिर रिस्की उसे बेड पर रख देता है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहता है। फिर यूनवो उससे कहता है, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर मिस्टर रिस्की क्या मैं अब प्रोस्टिट्यूट बन गया हूँ? और उसकी बात सुन करके रिस्की काफ़ी गुस्सा करके उसको देख रहा होता है। और फिर यूनवो कहता है, ठीक है, पर इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैंने फ़ाइट में अपना बेस्ट दिया है, तो क्या इसके बदले आप मुझे एक हार्ट दे सकते हो मेरे भाई के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए? और उसकी बात सुनकर के गुस्से में रिस्की उसके गले को दबा देता है। आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम पहले इंसान हो जिसे कि मैं अपने घर पे लेके आया हूँ, जबकि मैंने कई लोगों के साथ ये सब किया है, पर मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं है। बस मैं किसी को भी पकड़ लेता था और उनके साथ ये सब करता था। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं किसी चीज़ के लिए ये सब कर रहा हूँ? और उसके गले को पकड़े हुए कहता है, व्हाटएवर, अगर तुम ये बात नहीं भी बताते तो भी मैं तुम्हें ऐसे कई 100 दिल ला के दे देता। और कहता है, शिट, कभी भी ऐसे शब्द दोबारा मत कहना जिसके का मतलब तुम्हें पता ही ना हो। फिर रिस्की यूनवो के गले को जोर से पकड़ लेता है और यूनवो कहता है उसको छुड़ाते हुए, मिस्टर रिस्की। यूनवो रिस्की की आंखों में गुस्सा देख करके डर जाता है। उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और रिस्की कोल्ड लुक देता है। और यूनवो डरते हुए कह रहा होता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर यूनवो कहता है, मैं आपको पसंद करता हूँ मिस्टर रिस्की। और फिर रिस्की अपने ऊपर के कपड़ों को खोल देता है, जिसको देख करके यूनवो कहता है, आखिर आप अपने ऊपर के कपड़ों को क्यों खोल रहे हैं? और रिस्की उसको देख के कहता है, इस पे ध्यान मत दो, तुम बस अपनी बातों को कंटिन्यू करो। और फिर यूनवो अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, कभी कभार मैं आपको समझ नहीं पाता मिस्टर रिस्की। एक पल के लिए आप बहुत नाइस रहते हो और दूसरे ही पल बहुत क्रूर हो जाते हो, पर मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आप में बहुत ही डूब चुका हूँ। ऐसा वे रिस्की से नज़र चुराते हुए कह रहा होता है और अपने मन में कहता है, समय समय पर जो इन्होंने मुझ पे अपनी काइंडनेस दिखाई है, मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, जैसे कि मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। फिर रिस्की उसका फेस अपनी तरफ कर लेता है और यूनवो उससे कहता है, मेरे मन में क्या है, मैं सच में कंफ्यूज हूँ। मैं शायद आपको एडमायर करता हूँ या फिर ये कुछ और हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप मेरे अंदर तक समा गए हो। रिस्की बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है और फिर वे एक मुस्कुराहट बिखेरता है और एकदम से यूनवो को किस कर लेता है। और यूनवो कहता है कि क्या मैं गलत हूँ मिस्टर रिस्की? रिस्की उसकी बात नहीं सुनता और उसे एकदम से पुश कर देता है और फिर रिस्की यूनवो के साथ इंटीमेट होता है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों बेड पे सो रहे होते हैं। यूनवो को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो दर्द के मारे अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है और फिर रिस्की उसके करीब आता है, उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? और फिर यूनवो उससे कहता है, ये थोड़ा दर्द दे रहा है पर मैं ठीक हूँ। और मन में कहता है, मैं एक ग्रो मैन हूँ, मैं इस बात को एडमिट नहीं कर सकता कि मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, ये बहुत शर्मनाक होगा। और अपने मन में ही कह रहा होता है, तुमने ये सब बस दूसरों के साथ कई बार किया है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि दूसरे पे क्या बीत रही होगी। और फिर रिस्की उसको गले लगा के कहता है, मेरा तुम्हें इतना तकलीफ देने का इरादा नहीं था। और फिर यूनवो उसको तरफ देख के कहता है, लेकिन तुम रुकने वाले नहीं थे, है ना? और फिर रिस्की उसके फेस को पूरा दबाते हुए कहता है, आखिर कौन रुकेगा, हाँ? और साथ में तुम्हें भी तो ये पसंद आ रहा था, है ना? और उसकी बात सुन करके यूनवो भी उसके मुंह को पकड़ लेता और कहता है, ओह चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो? फिर यूनवो उसको गले लगा के कहता है,
जो होना था हो चुका, चलो इसके बारे में भूल जाते हैं। मिस्टर रिस्की, मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आपके बारे में छोटी से छोटी बात, जैसे कि आप कहाँ से थे, यहाँ कैसे आए। मुझे इतना तो पता चल गया है कि आपके बॉडी में कहाँ पे कौन सा टैटू है। और उसको फेस को पकड़ के कहता है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं, आपकी सोच क्या है। मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। और कहता है, ये नॉर्मल बात थी कि हम दोनों ने हुकअप किया, लेकिन मैं बस आपका एक खिलौना नहीं बनना चाहता। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझे कितना जानते हैं, पर मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, और उससे भी ज़्यादा। और रिस्की बड़े ध्यान से उसको देखता है और फिर रिस्की सिगरेट पीता है और फिर उसको धुआं छोड़ते हुए कहता है, मेरी स्टोरी बहुत ही बोरिंग है और इसमें बताने लायक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सुनना चाहते हो तो चलो ठीक है। और कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे बचपन में ही अनाथ छोड़ दिया गया था और मुझे सड़कों पे ही अपनी देखभाल करनी पड़ी। फिर एक दिन शावर्ट के बॉस ने मुझे नोटिस किया और मुझे अपने साथ लेके आ गए। और उसके बाद लगभग मैं 15 या 16 साल का था तब मैंने पहली बार खून किया। फिर शावर्ट की लड़ाई डिसिप्लिन से हुई। फिर रिस्की को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल होता है और कहता है, बस फिर मैंने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। इससे पहले कि वो मुझे बचा सके, मैंने वहाँ पे मौजूद सब लोगों को मार दिया। फिर हेडो को दिखाया जाता है जो कि रिस्की के पास आ रहा होता है और फिर रिस्की कहता है, तब हेडो मेरे पास आया और हमने डील की। फिर हेडो अपने हाथ को बढ़ाते हुए उससे कहता है, चलो तो फिर हम एक टीम बन जाते हैं। फिर रिस्की बताता है, मुझे नहीं पता था कि आखिर चीज़ें कैसे चलती है, मुझे बस इतना ही पता था कि आखिर लोगों के टुकड़े कैसे करना है। फिर रिस्की हेडो को देखता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और बताता है, हेडो मेरे तरफ होने की वजह से मैं डोमिनेट हो गया और बॉस बन गया। फिर हिनवो कहता है, क्या सच में? पर बाहर तो ये अफवाह है कि आप हाल ही में बॉस बने हैं। और फिर रिस्की कहता है, हाँ ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही यंग था तो इस वजह से हमने फ्रंट मैन का इस्तेमाल किया। वैसे भी मैंने कभी कोई टाइटल नहीं लिया। और फिर युनवो कहता है, क्या फिर जो लोग कह रहे हैं वो गलत है? आपने बॉस बनने के लिए उस बूढ़े आदमी को मार दिया जिसने कि आपको पाला। और युनोमोना कहता है, यानी कि ये इतना बुरा नहीं है जितना कि लोग इसे समझते हैं। और फिर इसके कहता है, हाँ ये सही है, लास्ट में मैंने उस पपिट बॉस को मार दिया। और ये बात सुनकर के युनवो कहता है, ओह। फिर रिस्की उस बात को याद करता है, वह उस आदमी के सामने वहीं पे खड़ा होता है। रिस्की कोल्ड आइज से उस आदमी को देख रहा होता है और उस इंसान की आंखों में भी रिस्की की परछाई होती है। और फिर रिस्की युनवो से कहता है, इस स्टोरी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना ही ये मज़ेदार है, अब इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं कोई स्टोरी टेलर तो हूँ नहीं, इस वजह से इस उबाऊ कहानी को ही मैं अपनी ज़िंदगी का सार समझता हूँ। और उसकी बात सुनकर के युनवो से कहता है, नहीं मैंने बहुत ही इन्जॉय किया और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही जान पाया हूँ और अब मैं आपको कुछ ज़्यादा समझ सकता हूँ मिस्टर रिस्की। और आपके बारे में जानने के बाद मैं सच में आपके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और एक दिन मैं बॉस भी बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर के रिस्की काफ़ी शौक हो जाता है, वह घूर के उसको देखता है। फिर युनवो हंसते हुए कहता है ताकि जब मेरे भाई की सर्जरी हो जाए तो मैं उसका ज़िंदगी और भी आसान बना सकूँ। और मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा परिवार हो जिस पे मैं सच में विश्वास कर पाऊँ। और नींद में जाते हुए कहता है, तब मेरा भाई मेरे जाने के बाद बिल्कुल भी अकेला नहीं रहेगा। फिर रिस्की के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं ऐसे इंसान को चाहता था जो कि हमेशा मेरे साथ रह सके। युनवो की बात सुनकर के रिस्की उसको देख के कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम अभी क्या कह रहे हो? तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम बॉस बनना चाहते हो, यानी कि तुम मेरे साथ धोखा करना चाहते हो? फिर युनवो को देख के कहता है, तुम सच में बहुत ही भोले हो और बहुत प्यारे भी हो। फिर युनवो के फेस को टच करते हुए कहता है, मुझे तुम में यही चीज़ बहुत पसंद है। और युनवो को देख के मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरी जान बचाने के लिए खुले आग में कैसे कूद पड़े और अब सीधे ही मेरे सामने ये बकवास कर रहे हो। मेरे सामने कभी भी किसी ने भी ये बात कहने की कोशिश भी नहीं की कि वो बॉस बनना चाहता है। फिर सीन चेंज होता है और युनवो अकेले बेड में सो रहा होता है। उठने के बाद वह अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ओह मेरा सर, ये काफ़ी दर्द दे रहा है, आखिर मैं कितने समय से सो रहा था। और फिर मोबाइल देखते हुए कहता है, मैं लगभग 2 दिनों से सो रहा हूँ। और कमरे में देखते हुए कहता है, आखिर मिस्टर रिस्की कहाँ गए? फिर कोने में एक टेबल पे दवाई और कपड़े रखे हुए कहता है, आखिर ये क्या है, क्या मैं ठीक हूँ? और अपने शर्ट को सूंघते हुए कहता है, ये वाकई में बहुत अच्छा स्मेल दे रहा है।
क्या मिस्टर रिस्की ने ये मेरे लिए यहाँ पे रखा है? देखने से लग रहा है कि मेरी तबीयत अब ठीक है और मैं पूरे समय तक ऐसे ही सोता रहा। वेल, कहा जाए तो वे सब समय काफ़ी कठिन था। डिसिप्लिन के बोझ से लड़ना और फिर वो सब करना, एक बार नहीं कई बार, जब तक कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो गई। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बस हल्का सा याद आ रहा है कि मिस्टर रिस्की मेरा टेम्परेचर चेक कर रहे थे। लेकिन फिर भी 2 दिनों तक मैं जेही से दूर था। मुझे अब जेही से मिलने जाना चाहिए और तुरंत उसे बताना चाहिए कि जेही, मुझे तुम्हारे सर्जरी के लिए हार्ट मिल गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह दौड़ते हुए हाँफ रहा होता है और कहता है, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। और वह कहता है, हेडक्वार्टर्स पे कोई नहीं था और शहर की कोई सी भी बसें नहीं चल रही थी। तब वे किसी चीज़ से टकरा के गिर जाता है और कहता है, मैंने एक स्ट्रेंजर से विनती की और वे मुझे हमारे यहाँ पे लेके आ गया। फिर वे अपने फेस को ऊपर उठाता है और देखता है कि चारों तरफ आग जल रही होती है और उस आग की लपटें हर चीज़ को जला रही होती है, पूरी बस्ती को ही जला देती है। और इस चीज़ को देख कर के युनवो मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो भी दृश्य अपने आंखों के सामने देखा वह एकदम नरक ही जैसा था। और रोते हुए कहता है, व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो गया? और रोते हुए अपने हाथ पे पिंच करते हुए कहता है, नहीं, ये सब सपना है, ये सब सच नहीं हो सकता। तभी अचानक उससे जेही की याद आती है और वो कहता है, वेट, आखिर जेही कहाँ है? कहीं जेही को तो कुछ नहीं हुआ? जेही, ऐसा कहते हुए वे खड़ा होता है और दौड़ते हुए जाते हुए कहता है, जेही, जेही। और मन में कहता है, हे भगवान, बस हॉस्पिटल ठीक रहे, हॉस्पिटल में कुछ ना हुआ हो, हॉस्पिटल ठीक रहे। हॉस्पिटल में पहुंच के भी देखता है हॉस्पिटल भी पूरा आग से लपटों से जल रहा होता है। फिर वे अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पे कई लोग मरे पड़े होते हैं। अंदर जाते जाते उसे खांसी आ जाती है और वह खांसते खांसते अंदर चलता है और चलते चलते उसकी आंखों के सामने जेही की यादें आती है और जेही कह रहा होता है, वाह, ये कितना अच्छा है। फिर वे जेही के कमरे का डोर खोलता है और वहाँ पे भी बहुत ही धुआं होता है और दरवाज़ा खोलते ही उसे जेही से कहीं भी अपनी बात याद आती है, जेही, मैं तुम्हारे लिए हार्ट लेकर आऊँगा और फिर तुम्हारी सर्जरी करवाऊँगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अंदर घुसते हुए आवाज़ आती है, बीप बीप बीप। ये देख कर के उसकी धड़कनें थम जाती है और वह देखता है जेही बिस्तर में होता है और वह रोते हुए कहता है, मैं सच में भ्रम में था, मेरी ज़िंदगी में कभी अच्छा समय आया ही नहीं। फिर मशीन को दिखाया जाता है जहाँ की बीप बीप की आवाज़ आ रही होती है और युनवो वहीं पे बैठ जाता है और रोता है ऊपर देखते हुए। फिर नीचे दिखाया जाता है सब कुछ आग में जल रहा होता है। युनवो अपने भाई को अपने गोद में लिए आता है और अचानक ही तेज़ बारिश आने लगती है और वे वहीं पे खड़ा बस अपने भाई को अपने गोद में लिए होता है। और फिर युनवो कहता है, बारिश होने की वजह से सारी आग बुझ गई, लेकिन तब तक शहर पूरा राख का ढेर बन चुका था और काफ़ी चीज़ें ठीक से नहीं जल पाई थी। और कहता है, यहाँ पहले ही काफ़ी कुछ नहीं था पर अब तो कुछ भी नहीं बचा। मेरा घर, मेरा होम टाउन सब जल चुके। और कहता है, काफ़ी लोग जो बच गए थे वो पहले ही जा चुके। फिर वे एक जगह बैठा हुआ होता है और बताता है, मैंने अपने भाई को एक छोटी सी पहाड़ी पे दफना दिया। और वह अपने भाई के पास वहीं पे बैठा होता है और मन में कहता है, इससे सही से अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। तभी उसकी निगाहें किसी पे पड़ती है और उसे देख के वो कहता है, हाँ। और कहता है, हे, ये तुम हो ना? और उसे देख कर के वो बूढ़ा अंकल उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह, ये तुम हो, तुम अभी भी जिंदा हो? और ये बात सुनकर के युनवो से कहता है, तुमने मेरे मन की बात कह दी और तुमने मेरे मन में चल रही इस उलझन को सुलझा दिया। फिर वे बूढ़ा इंसान उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पे किसके लिए रुके हुए हो? ये जगह पहले ही पूरी तरीके से जल चुकी है, अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से बाहर चले जाओ। और फिर युनवो अपने भाई की कब्र को देख के कहता है, जब मैं आग लगी थी तो मेरा भाई यहीं था। और फिर उस बूढ़े इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ? फिर वे बूढ़ा इंसान ग्लम करते हुए कहता है, मेरा सच में इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था कि बस मैं तुमसे ये काम करवाऊँ और तुम्हें उनसे जुड़ने के लिए कहूँ। मुझे सच में इस बात का अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी कि चीज़ें इस तरीके से बिगड़ जाएगी। फिर युनवो उस इंसान को पकड़ते हुए कहता है, हिलाते हुए, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तुम पक्का कुछ जानते हो, है ना? तुमने मुझे जिस काम के लिए चुना था, इसका मतलब है स्क्रैप मेटल जो सावर्ड गन को मुझे देना था, है ना? और ऐसा कहते हुए उसके बैग में से पैसे निकालता है और कहता है,
उस वक्त मुझे बेचने के लिए तुम्हें ये मिला होगा, है ना? और बूढ़ा इंसान से कुछ भी नहीं कहता। फिर युनवो उसे गुस्से में हिलाते हुए कहता है, तुम्हें आखिर ये सब किसने दिया? मुझसे साफ साफ बात बताओ। और कहता है, अगर तुमने मुझसे इस बारे में कुछ भी छुपाया तो। युनवो को ऐसे गुस्से में देख कर के वो बूढ़ा इंसान डर जाता है और कहता है, मुझे सच में मुझे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं ये नहीं जानता था कि ये सब चीज़ें ऐसे बिगड़ जाएगी। और बताता है, मैंने सच में उस इंसान को पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा था। वो यहाँ का था ही नहीं। मुझे तो बस इतना ही याद है कि उसकी बाईं आंख में एक सांप का टैटू था। और उसके बाद मैंने कल रात उसे वापस से यहाँ देखा। मुझे कुछ गड़बड़ लगा और मुझे कुछ बैड फीलिंग आई। इस वजह से मैंने अपने पैसों को उठाया और वहाँ से भाग गया। फिर मैंने उसे दूर से देखा और उसके साथ लोगों का एक झुंड आया था और वे कई लोगों को उनके घर से निकाल रहा था, उनके घर से। और फिर इस पूरे शहर में आग लगा दी। उसकी बात सुनकर के युनवो को काफ़ी सदमा लगता है और वे दुखी होते हुए मन में कहता है, मैं अब अभी अपने आप को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर उन्होंने मुझे ही क्यों चुना। पर इन द एंड पर मेरा भाई मर गया सिर्फ मेरी वजह से। वह बात उसे इतनी तकलीफ़ देती है कि वो वोमिटिंग करने लगता है। वह बूढ़ा इंसान से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और उस इंसान की बात सुनकर के युनवो को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कहता है, साले कमीने, आखिर तुझे हो क्या गया था? क्या तेरे पास दिमाग नहीं था? अगर तू सब लोगों को बता देता तो वो लोग भी छुप जाते। और फिर उस इंसान को नीचे गिराते हुए कहता है, तू वापस यहाँ पे आया केवल खाली घरों से चोरी करने, मरे हुए लोगों की बॉडी देखने के लिए? इससे पहले कि मैं तुझे मार डालूं तो यहाँ से चला जा। तू सच में एक गंदगी है। और अपने मन में कहता है, बकवास बेवकूफ़ इंसान। और उसको पीछे छोड़ के आगे चलते हुए कहता है मन में, आखिर मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? आखिर मैंने माफिया पे ट्रस्ट कैसे कर लिया? और अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, आखिर मैं इतना बेवकूफ़ कैसे बन सकता हूँ? रिस्की ने बस मुझ पे छोटी सी दया दिखाई और मैंने उसके बदले अपने पूरे होम टाउन को बर्बाद कर दिया। और मैं बेवकूफ़ ये सोच रहा था कि वो मुझ पे जो अच्छा व्यवहार कर रहा है क्योंकि मैं उसके लिए कुछ स्पेशल हूँ। और मैं उसके प्यार में पड़ गया और उसे अपने क्लोज आने दिया और उसके साथ ये सब कुछ किया। अब मुझे अपने आप से नफ़रत महसूस हो रही है और मैं अपने आप को गंदा महसूस कर रहा हूँ। मैं बस किसी भी तरीके से शुरू से ही अपने भाई को बचाना चाहता था, पर अब मैं ही उसके मौत का कारण बन चुका हूँ। मेरी बेवकूफ़ी का बदला उसने अपनी जान से चुकाया। मैं ये जानता था कि प्योर गुडविल के जैसा कुछ भी नहीं है। आखिर क्यों मैं उसके प्यार में पड़ गया? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रिस्की? और उसका दिल का दर्द उसके आंखों से झलकने लगते हैं और रोते हुए मन में कहता है, ये आंसू तब भी नहीं बहे जब मैंने अपने भाई को रेस्ट दिया। और वे रोते हुए अपने आंखों में आंसू भरे हुए चलने लगता है और तभी डगमगा के गिर जाता है। और फिर कहता है, मैं ग्राउंड में गिर गया और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। और बताता है, मैं तब तक रोता रहा जब तक कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा। फिर मुझे याद आया और उसे रिस्की कहता है नाइफ देते हुए, कोई भी तुम्हारे साथ अगर खिलवाड़ करता है और तुम्हें वो स्टेप करे तो इससे अच्छा तुम उसे पहले स्टेप कर दो। युनवो को याद आता है और वह कहता है, वो नाइफ तो घर में ही है। फिर रिस्की के बिल्डिंग को दिखाया जाता है। फिर रिस्की और हेडो को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर युनवो को दिखाया जाता है जो कि अपने पॉकेट में नाइफ लिए होता है और तेज़ी से भाग के आके रिस्की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी रिस्की की नज़र उस पर पड़ जाती है। युनवो को अपने करीब आते हुए देख करके रिस्की थोड़ा पीछे हो जाता है। फिर युनवो और रिस्की दोनों ही एक दूसरे को घूर के गुस्से में देख रहे होते हैं और तभी कई लोग आके उसे पकड़ लेते हैं और बड़े ही बेरहमी से उसको पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से और नाक से खून निकलने लगता है। कई लोग उसे पंच मारते हैं। फिर वे नीचे गिर जाता है, जिस वजह से सब लोग उसे लात घूंसों से मार रहे होते हैं। फिर रिस्की सिगरेट पीते हुए उन लोगों से कहता है, इतना काफ़ी है। और फिर धुआं छोड़ते हुए कहता है, जेवू, जब मैंने तुम्हें। और जेवू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जिसे कई लोगों ने पकड़ रखा होता है, मुझे छोड़ो, तुम लोगों को नहीं पता कि आखिर इस कमीने ने मेरे साथ क्या किया है। फिर रिस्की उसके एकदम करीब आता है और उसके फेस को अपने हाथों से उठाते हुए कहता है, तुम्हें शायद ये गलतफहमी हो गई है कि तुम मुझसे मैच कर सकते हो। और युनवो उसकी बातों से चिढ़ते हुए कहता है, रॉन्ग आइडिया,
आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ये सोच रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और उसकी बात सुनकर के रिस्की उसके कॉलर को अपने तरफ खींचते हुए कहता है, शायद तुम इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए। और अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है, प्यार और मैं किसी से भी नहीं। रिस्की की बात सुनकर के युनवो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे रोते हुए कहता है, क्या? वेट, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर रिस्की की आवाज़ आती है। वे अपने लोगों से कहता है, शुरू करो। और ये बात सुनकर के सब लोग युनवो के कपड़ों को फाड़ देते हैं। और युनवो कहता है, क्या? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। और रिस्की कहता है, तुमने जो मुझ पर नाइफ चलाने की कोशिश की, ये तुम्हारे लिए उसकी सज़ा है। तपते हुए कोयले पे लोहे की छड़ गर्म हो रही होती है और उसे उठा करके युनवो के पीठ में लगा देते हैं। और युनवो दर्द से तड़पते हुए कहता है, फिर युनवो जैसे तैसे करके अपने कांपते हुए हाथों को उठाता है और रिस्की के पैर को पकड़ने के लिए बढ़ता है और अपने ग्रिप को मजबूत करते हुए कहता है, मैं। और कहता है, अगर ये मेरी आखिरी सोच है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, डैम इट। फिर रिस्की अपने पैरों से अपने सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, युनवो की तरफ बढ़ते हुए, तुम्हारा हो गया। और ऐसा कह के वे युनवो को एकदम से किस कर लेता है, जिसकी वजह से युनवो थोड़ा शॉक हो जाता है और वे जोर से उसके टंग को बाइक कर लेता है और रिस्की थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। फिर युनवो दूसरी तरफ मुँह करके उसके खून को थूक देता है और कहता है, आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है? और ये सब तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। और ये बात सुन करके रिस्की हंसते हुए कहता है, तुम में अभी भी कुछ आग बाकी है। और उसको पंच मारते हुए कहता है, और मुझे थोड़ी सी फेस्टनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाकई में बहुत मज़ेदार है। और इस वजह से युनवो दूर जाके गिर जाता है। और फिर रिस्की कहता है, हर किसी का एक समय और एक जगह होता है और तुम उस चीज़ को पार करने की कोशिश मत करो। और युनवो रोते हुए कांपते हुए उससे कहता है, पर तुमने मुझसे वादा किया था हार्ट के लिए। तुमने मुझसे सच में वादा किया था। आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? मेरा भाई मर गया, वो सब तुम्हारे वजह से। मेरा प्यारा छोटा भाई, उसे ठीक से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। और इस सब का कारण तुम हो, क्योंकि तुमने पूरा शहर ही जला दिया। और युनवो की बात सुनकर के रिस्की को समझ नहीं आता। वो मुंह बना के कहता है, हाँ। कहता है, ओह ठीक है, तो बात यह है, आखिर मैं ध्यान क्यों दूँ? हाँ, अब तो तुम मेरे लिए पूरे बेकार हो। भला मुझे तुम्हारी परेशानी से अब परवाह क्यों होगी? हाँ। और उसकी बात सुनकर के युनवो कहता है चिल्लाते हुए, आखिर तुम्हारे लिए मेरा यूज़ क्या था? और किस बकवास कारण की वजह से तुमने शहर में आग लगा दी? और आखिर मेरे ही भाई को इस तरीके से क्यों मरना पड़ा? युनवो की बात सुनकर के रिस्की उसके तरफ बढ़ते हुए नीचे बैठते हुए कहता है, क्योंकि तुम बहुत ही बढ़िया चारा थे। और युनवो कहता है, क्या? फिर रिस्की कहता है, जबकि अब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और बताता है, तुम्हें रोहन तो याद होगा ना, डिसिप्लिन का बॉस? मैं तुम्हारा शहर उससे लेना चाहता था और मैंने किसी के साथ एक सौदा किया, एक तीर से दो शिकार। क्योंकि मैं रोहन के अनोइंग फ्रेज से छुटकारा पाना चाहता था और वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। प्रॉब्लम यह थी कि रोहन के पास कोई बॉल नहीं थी, इस वजह से वे आमने सामने की टक्कर से बच रहा था। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और शहर पे कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड हो गया और कहीं पे भी नहीं मिला। फिर मुझे उसको उसके बिल से निकालने के लिए किसी चारे की जरूरत पड़ी, इसीलिए मैंने सुराग ढूंढने के लिए अपने लोगों को शहर में लगा दिया। मुझे ज़्यादा चीज़ की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बिंगो, डरपोक बिल्ली बाहर आ गई। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हें देखने के लिए। और फिर इसकी बताता है, कोई इंसान जो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड है और वो तुम्हें देखने के लिए बाहर आता है, तो बताओ आखिर ये तुम दोनों के बारे में क्या कहता है? हालांकि ये दोनों तरफ से एक तरफा लग रहा था और तुम इस बात से अनजान लग रहे थे। और उसकी बातों से जेबू थोड़ा चौंक जाता है और फिर इसे कहता है, और तब जाके हमें पता चला कि तुम उसके लिए उससे भी ज़्यादा महत्व रखते हो जितना कि हमने सोचा था। और मैंने जो भी मांग रखी उसने उसे पालन किया, इसलिए जब तुमने उस पर हमला किया तब उसका खून ठंडा हो गया होगा। इसके बारे में वो ये सोच रहा था कि तुम मेरे बंधक हो और तुम फिर लड़ाई में सामने आ गए और तुमने किडनैपर्स को बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया। और रिस्की की बात सुनकर के युनवो अपने मुट्ठी को बांधते हुए कहता है,
तो तुम्हारा मतलब उस बंधक से है? जिस राजकुमारी के बारे में तुम बात कर रहे थे, उसका मतलब वो मैं था? लेकिन उससे पहले से ही तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे। और रिस्की कहता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि आखिर रोहन को क्या चीज़ तोड़ेगी, और वो चीज़ ये थी कि तुम अपनी मर्जी से मेरे लिए लड़ रहे थे। और वफादारी या प्यार, तुम इसे जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। और जब मैंने तुम्हें किस किया तो उसकी आँख में जो दर्द था वो तुम्हें देखना चाहिए था। और मैंने इसलिए उसे ख़त्म नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि वह बस अपने दर्द में डूबा रहे। वो अब ख़त्म हो चुका है। उसका दिल और बॉडी दोनों ही अब टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। वो डिसिप्लिन, वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। फिर रिस्की कहता है, व्हाट अ लूज़र। अगर तुम उसके लिए इतने ही मायने थे तो तुम्हें उसे पहले ही सुरक्षित नहीं रखना चाहिए था। नेवले की तरह इधर उधर भटकने के बजाय वो अब तुम्हें खोने की वजह से खुद को ही दोषी ठहराएगा, अंदर और बाहर दोनों से। और उसकी बात सुनकर के युनवो कांपने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और चिल्लाते हुए कहता है, धत, तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर इसके कहता है, पर ये तुम्हें काफ़ी पसंद आया। तुमने इस स्पेशल ट्रीटमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया है ना? और क्या तुमने सच में ये सोचा कि तुम मेरे लवर बन सकते हो और अपने इस बेकार सी ज़िंदगी से बाहर निकल सकते हो? और उसकी बात सुनकर के युनवो कहता है, जो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा व्यवहार करता है तो आखिर उसके तरफ आकर्षित होने में गलत क्या है? और तुम किसी ऐसे इंसान के लिए भावना क्यों नहीं रख सकते जो कि तुम्हारे लिए ऐसा व्यवहार करता हो कि मानो कि तुम उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो? और चिल्लाते हुए कहता है, अब मुझे बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है कि मैंने आखिर तुम्हारी तरफ देखा क्यों? फिर इसकी कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। मैंने तुम्हें बताई हुई बातों में कुछ बातें छोड़ दी थी। और फिर युनवो को पकड़ के कहता है, मेरा बॉस मर गया क्योंकि वो एक लड़की के प्यार में पागल हो गए थे और उन्होंने सतर्कता कम कर दी और उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने से क्या चीज़ आ रही है, और इसी वजह से उन्हें चाकू मार दी गई। इस बिजनेस में प्यार एक खेल है, किसी के भी बहकावे में मत आओ। वे बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से अपना संयम खो बैठा था और युनवो के कॉलर को पकड़ के खींचते हुए कहता है, अब तुम्हें समझ में आया, इस बिज़नेस में प्यार सिर्फ एक लग्जरी है और किसी के भी बहकावे में मत आओ या फिर तुम वहीं पे पहुंच जाओगे जहां से तुम आए हो। और युन को घूर के देखते हुए कहता है, तुम एक टूल हो, समझे? या मेरा मतलब है तुम एक टूल थे और तुम्हारा बस एकमात्र यूज़ है। और ऐसा कहते हुए वे युनवो को नीचे दबा देता है और कहता है, यह। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।